नमस्कार दोस्तों। एक स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इन्वेस्टिंग ये कहता है कि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे निर्भर रहना चाहिए। वॉरेन बफेट का ये मानना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही आपकी वेल्थ बनती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है। बट एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पावर ऑफ मोमेंटम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौतम अडानी ने हमें सिखाया कि पावर ऑफ मोमेंटम जो है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन जब एक ऐसा मोमेंटम आता है मार्केट में जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, उसके पीछे की कारण भी जो होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्सेस पावर ऑफ मोमेंटम, मतलब वॉरेन बफेट वर्सेस गौतम अडानी। और आज का जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर करीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर से अडानी का नेटवर्थ कम हुआ है, और सेबी और एनएसडीएल इसके पीछे पड़ा हुआ है कि एक्चुअली कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गौतम अडानी का जो नेटवर्थ है वो जा पहुंचा है 76 बिलियन तक, और इसके वजह से वो एशिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं आफ्टर मुकेश अंबानी। और ये सब हुआ है बस पिछले कुछ महीनों में, पिछले एक साल में ही, कि गौतम अडानी का जो नेटवर्थ है वो करीबन 40 बिलियन डॉलर से ऊपर गया है। मतलब आप समझ सकते हैं लगभग आधा जो उनका नेटवर्थ है वो पिछले एक साल में ही आया है। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से गौतम अडानी एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए, जबकि वॉरेन बफेट जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते रहे अपने लाइफ लॉन्ग, उनका नेटवर्थ सिर्फ 106 बिलियन डॉलर्स है। अभी भी ज़्यादा है ऑब्वियसली, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट में से आते हैं। लेकिन ये जो आउटबर्स्ट हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है वो सब हम देखेंगे। तो देखिए, अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले कुछ महीनों से। अगर एक साल की हम बात करें तो करीबन 420% राइज हुआ है अडानी के सारे शेयर्स अगर मिलाएंगे, और उसका नेटवर्थ आप उसका जब मार्केट कैप भी अगर मिलाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 100 रुपये डालते एक साल पहले, पिछले साल इस समय में, तो अभी तक वो 100 रुपये आपके करीबन 600 या 550 रुपये हो गए होते। मतलब 420% के आसपास का राइज हुआ है। अगर आप सारे के सारे शेयर्स का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेंगे तो इंडिविजुअल शेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जैसे अडानी ग्रीन, अडानी पावर, ये सारे स्टॉक्स जो है वो बहुत बड़े हैं। लेकिन आज अचानक से ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है उनका लोअर सर्किट लग गया। और लोअर सर्किट इसीलिए लगा क्योंकि एनएसडीएल ने 3 फंड मैनेजर्स कह सकते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स कहते हैं, एफपीआईज के जो अकाउंट्स है उसको ब्लॉक कर दिया। और ये 3 जो फंड्स हैं इनका अडानी ग्रुप में करीबन 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। ये मैं रुपीस में बात कर रहा हूँ। अगर आप यूएस डॉलर बिलियन में देखेंगे तो करीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर्स होता है। तो इसके वजह से जो अडानी का नेटवर्थ है वो करीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर से कम हो गया आज के एक ही दिन में। तो एनएसडीएल का ये इसके ऊपर मानना है कि ये जो तीनों फंड हाउसेज हैं या एफपीआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके इंडिविजुअल जो इनकी कैपेसिटी है उसके 95% जो इनका एलोकेशन है या इनका नेटवर्थ है वो अडानी ग्रुप से ही आता है। आप यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं कि इनका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो अडानी की कंपनीज में ही है। और भारतीय नियमों के अनुसार अगर कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी डोमेस्टिक इंडिया का कोई बड़ा फंड हाउस है, इन्वेस्टर है, डीआईआई जिसको कहते हैं, वो एक सर्टन लिमिट के ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये रूल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए ये जो भी पैसा आया है ये फॉरेन से आया है, और ऐसा कहा जाता है कि मॉरिशियस का लिंक है, मॉरिशियस से लिंक है ये सब फंड हाउसेस का, और वहाँ से ये इन्वेस्टमेंट आया है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो कि सेबी ने भी पॉइंट आउट की है, और सेबी भी अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है।
तो सेबी किस आधार पर इन्वेस्टिगेशन करेगा? उनका कहना है कि ये जो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए ये मैनिपुलेटेड है, और दो रीजंस उन्होंने बताया कि पहला जो है कि अगर आप बल्क में कोई शेयर्स खरीदते हैं, मतलब बहुत सारे यूनिट्स उसके खरीद लेते हैं, तो वो एक प्रकार से होर्डिंग हो जाती है। होर्डिंग हो जाना मतलब उसका जो मार्केट में सर्कुलेशन है वो कम कर देना, और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। तो अगर ये किया गया है कि किसी इन हाउस अडानी से रिलेशन रखने वाले किसी एक एंटिटी ने, ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर सेबी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरे फ्रंट पे जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो ये है कि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं जो कि कहा जा रहा है कि बाहर की कंपनीज के तरफ से है, बट क्या ये भारत का ही पैसा है? मतलब क्या ये इन हाउस ही पैसा है जो रूट किया गया है और बाहर से ला करके लगाया गया है टू इवेड ऑल दी इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस इम्प्लीकेशन जो भारत में जैसे मैंने कहा कि डीआईज जो है वो एक सर्टेन लिमिट के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या यही पैसा डीआईज का ही पैसा या इन हाउस पैसा जो है वो बाहर से रूट करके लाया गया है और यहाँ इन्वेस्ट किया गया है? तो ये सेबी का भी इसके ऊपर वॉच अभी लग चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे वो ये है कि देखिए, ये जो भी स्टॉक मार्केट्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो भी अभी रिसर्च होगा, जो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कैम है या कुछ है। देखिए, आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप आपके दिमाग से और आपकी सहमति से करते हैं, राइट? और हमेशा हम चैनल के ऊपर बात भी करते हैं कि जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हाँ, आप खुद आपका एक कंसेंट बनाएं, आप खुद आपकी उसके ऊपर स्टडी रखें, खुद आपका डिसीजन ले। भले ही बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में और उससे आप आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका ही होता है, राइट? और ऐसा नहीं है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, ऑब्वियसली अगर गलत रीजंस की वजह से गया है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है और उसके बाद आप कहते हैं कि अभी यहाँ से गिरने वाला है, लोअर सर्किट्स लगने वाले हैं, तो कुछ हद तक हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो भी मेल्टअप पीरियड है इसमें फ़ायदा भी हुआ है, राइट? अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली आप उस हाई पे पैसा निकाल करके कुछ प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं। सो देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस सेम थिंग। एनीवेज, यहाँ पर अभी आज की ये जो न्यूज़ है, ये जो 3 फंड हाउसेस को बैन किया गया है उसको उनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं एक्चुअली। तो 3 अकाउंट्स के जो नाम है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वो तीनों भी जो फंड हाउसेस है उनके नाम यहाँ पर, और आप देख सकते हैं। तो ये रही बात आज अडानी की। तो जहाँ बस कुछ ही महीने में 43 बिलियन से नेटवर्थ बढ़ाया है गौतम अडानी ने, जिसको हम पावर ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में अभी जो स्टॉक मार्केट्स का सिनारियो है, मतलब अगर शुरुआत करते हैं मार्च 2020 से, जब बहुत ही बड़ा मेल्टडाउन हुआ, स्टॉक प्राइसेस गिरे, उसके बाद में एक वॉरेन बफेट का ये कहना था कि यहाँ से मार्केट की जो रिकवरी होगी वो स्टेप वाइज होगी, क्योंकि अगर पहले के कोई भी हम रिसेशन देखें 2008, 2000 का या 1999 का, माफ़ कीजिएगा 1992 का, तो वहाँ पर जब भी एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है। वी शेप की, इस प्रकार की वी शेप की रिकवरी इसके पहले रीसेंट हिस्ट्री में तो नहीं देखी गई थी। और वॉरेन बफेट का उस समय ये मानना था कि जब फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, कंपनीज का जो बेस है वो अच्छा नहीं है, तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर भी जाएंगे तो बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। अब क्रिटिसाइज किया जाता है वॉरेन बफेट को, और जो एक लेजेंड इन्वेस्टर का टैग उनके ऊपर लगाया था वो कुछ हद तक अभी लोग उससे डिसएग्री करते हैं, और वो वॉरेन बफेट को ब्लेम भी करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी रैली आई, ये जो वंस इन अ सेंचुरी वाला अपॉर्चुनिटी आया स्टॉक मार्केट्स में, वो इतने बड़े इन्वेस्टर ने कैसे क्या हाथ से जाने दिया। तो ये वॉरेन बफेट की तरफ से एक गलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कम इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो ऑब्वियसली एक लेजेंड इन्वेस्टर है इस जनरेशन के, हम कह सकते हैं। लेकिन एक पावर ऑफ लिक्विडिटी जो रहता है, यानी लिक्विडिटी जो सिस्टम में डाली जाती है, उसका जो पावर है वो स्टॉक मार्केट्स को फिलहाल ड्राइव कर रहा है पिछले इतने सारे दिनों से ऊपर की तरफ, जो वॉरेन बफे पहचानने में उन्होंने उस पैरामीटर में गलती कर दी। अब वही चीज़ अगर हम इस तरफ देखें गौतम अडानी के केस में, तो इन्होंने जो ये मोमेंटम चल रहा है इसको सही तरीके से पहचाना पिछले 1 साल में, और ये जो स्टॉक्स है ये काफ़ी, हम जैसे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ हुई है, राइट? अब
इसके पीछे की थियरीज कुछ अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, जब भी बहुत बड़ा फॉल होता है, जैसे कोविड के टाइम में हमने शुरुआत में बहुत बड़ा फॉल देखा, उसके बाद में वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई पे आया, ऑल टाइम हाई आने के बाद में फिर से एक बार ऊपर की तरफ मेल्ट अप पीरियड में अभी मार्केट चल रहा है, जिसमें बहुत ही स्टीप बुलिश एक्टिविटी हम देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि कुछ 4-5 महीने या 2-3 महीना हम एक बहुत अच्छी बुलिश रैली देख सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, और हमने उसको समझा कि किस प्रकार से ये सिस्टम जो है मेल्ट अप मेल्ट डाउन और ये सारी चीज़ें जो है ये वर्क करती है, राइट। तो ऑब्वियसली हमको कॉशियस तो रहना है, ऊपर जब मार्केट जाएगा तो एक एक काफ़ी अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड भी है, बट जस्ट अभी होगा वो ऐसा नहीं है, कुछ महीनों तक ये पीरियड लास्ट करेगा, ये मेल्टअप लास्ट करेगा, उसके बाद में हो सकता है कि एक डीप करेक्शन हमको देखने मिले, लेकिन इसका भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो बात ये है कि देखिए, अगर आप मार्केट को ही पूरा काम करने देंगे तो वो भी सही चीज़ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा पैसा बनेगा, वेल्थ बनेगी। लेकिन आप अगर एक शॉर्ट टर्म में भी एक बहुत अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये जो मौके आते हैं, जो हो सकता है 10-15 सालों में बस एक ही बार आपको मिले, 10-15 सालों में अगर ये एक ऐसा मौका आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर पावर ऑफ मोमेंटम के हेल्प से आप बहुत शॉर्ट टर्म में एक अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर वो जो वेल्थ बनती है उसको आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से और कंपाउंड कर सकते हैं, राइट। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है ही, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, लेकिन जब एक ऐसा मौका मिलता है जो कि आपको शायद 10-15 साल, या हो सकता है कभी हमें इसके बाद बहुत 1-2 ही ऐसे मौके मिले लाइफ लॉन्ग, राइट, इस ऐसे टाइम्स में हमें भी चौकन्ना रहना है, और वहीं पर स्टडी काम आती है। वो जो एक्स्ट्रा अल्फा आप जनरेट कर पाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, वो सब यहीं से आता है। खैर, ये तो हमने बात की इसके बारे में, लेकिन जो आज की न्यूज़ है इसके ऊपर फॉलोअप्स आते रहेंगे। अभी तो फ्रेश चीज़ है जो ये 3 अकाउंट्स बैन किए गए हैं। अडानी के सारे स्टॉक्स जो है लोअर सर्किट में है, $7 बिलियन से नेटवर्थ नीचे गिरा है अडानी का। अब पता नहीं, शायद वो सेकेंड रिचेस्ट मैन नहीं रहेंगे एशिया के, इसके बारे में मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि चाइनीज़ एक बिजनेसमैन है जो 3rd नंबर पे थे, और मेरे ख्याल से कुछ 70 to 73 बिलियन डॉलर्स का उनका नेटवर्थ था। तो अडानी अब उससे नीचे डेफिनेटली आ गए होंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये एक अपडेट था आज की न्यूज़ के बारे में, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, विल बी ट्राइंग टू आंसर देम एज quick as possible, and please like, share, subscribe, comment, and show your love in whichever way you feel comfortable with, and be a part of this family. Thank you for giving your valuable time and watching till the very end, and I'll be seeing you again.